हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री फॉर यू पीपल एंड हमने इस टॉपिक हमारा टॉपिक चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास एंड किस तरीके से हम डिफरेंट सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे एटॉमिक मास हो, चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे फॉर्मूला मास हो, इन सभी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों बाय सिंपल मेथड। बस आपको याद करना है एलिमेंट के नाम, उनका मास, है ना। एटॉमिक मास याद करेंगे तो हम एटॉमिक मास भी जान सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी जान सकते हैं और फॉर्मूला मास भी जान सकते हैं। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि हमारे 11th और 12th के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि 11th और 12th के केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है। हर एक मतलब सारे के सारे चैप्टर में। तो अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपको 11th-12th का केमिस्ट्री बड़ा प्यारा लगेगा, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप 11th-12th की केमिस्ट्री को हेट करोगे, परेशान हो जाओगे कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, टेंशन लेने की बात नहीं है, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कि मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। सी, डेफिनेशन वाइज मोल कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको इतना डिफिकल्ट लेवल पे नहीं लेके जाऊंगा। जब हम पर्टिकुलरली 11th-12th के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम मोल कॉन्सेप्ट को उस लेवल पर लेकर जाएंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ उसके बेसिक समझते हैं। होता क्या है, सी ये बेसिक समझेगा तब ही आपको मेन लेवल समझ में आएगा। तो ये बेसिक लेवल है। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये किसके लिए हम यूज करते हैं। तो अगर आपने, जैसे कि आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ रहे हो फिजिक्स में, तो वहां पर आपने देखा होगा एसआई यूनिट्स, वहां पर आपने मोल कॉन्सेप्ट या फिर मोल इज द एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जब मैं कहता हूं, तब हमने जब केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तब मैंने मैटर की डेफिनेशन बताई थी। मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो मास का मतलब मैंने बताया था क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो बच्चों, क्वांटिटी ऑफ मैटर जब भी हम कहेंगे, सो क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि अगर हमें किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी मेजर करनी है, जैसे कि एग्जांपल, आप मार्केट में गए और आपको खरीदना है आलू। क्या खरीदना है? आलू खरीदना है। तो आप शॉपकीपर को या दुकानदार को बोलोगे, भैया मेरे को आधा किलो आलू दे दीजिए। तो आधा किलो आलू ले लेंगे। तो ये क्या हुआ? मास। आपने मास के टर्म में आलू ले लिए। लेकिन कुछ महान लोग क्या करेंगे, भैया मुझे आज मैगी बनाना है तो मुझे सिर्फ 2 आलू चाहिए, तो मुझे सिर्फ 2 आलू दे दो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ आलूज में आपने सामान खरीदा। 2 तरीके, एक तो आप मास के टर्म में खरीदो या दूसरा नंबर के टर्म में खरीदो। बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इसी चीज को हम यूज करेंगे केमिस्ट्री में। अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा हूं या मुझे कोई केमिकल लेना है ना, तो फिर उस केमिकल को मैं उसके मास से ले सकता हूं, आइदर बाय मास और बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। की मैंने 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम केमिकल ले लिया। सपोज NaCl का एग्जांपल लेते हैं, हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लिया। तो सोडियम क्लोराइड मैंने 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले लिया। इसका मतलब मैंने मास के टर्म में बात की। लेकिन अगर मैं बोलूंगा मैंने 1000 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, 1000 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड ले लिया, तो मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की। इसका मतलब अगर मुझे किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है मैं मास चूज कर सकता हूं, दूसरा ऑप्शन है मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चूज कर सकता हूं। देन अगर कभी अब इन दोनों में से हमें तो मास भी परवड़ता है, हमें मॉलिक्यूल्स भी परवड़ता है, तो हम मोल कॉन्सेप्ट क्यों ला रहे हैं? तो बच्चों, ये जो मोल कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को समझाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। इसका मतलब बच्चों,
इसका मतलब होता है जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो, उस रिएक्शन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर केमिकल्स कौन से केमिकल की कितनी कितनी क्वांटिटी रिएक्ट कर रही है। जैसे कि हमने वाटर का एग्जांपल देखा था कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, और जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर मुझे हाफ O2 लेना पड़ेगा, दिस वन। तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की दो एटम एक साथ है, मतलब यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन की एटम की बात करूं तो मेरे पास हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का हाफ O2, मतलब एक ऑक्सीजन का एटम है, और ये कंबाइन करके बनाते हैं ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के दो एटम। तो जब भी हमें केमिकल रिएक्शन पता हो तो हमें एग्जैक्टली एटम्स और मॉलिक्यूल्स पता होते हैं, हमें मास नहीं पता होता। देखो बच्चों, यहां हाइड्रोजन के दो एटम कैसे पता चले, क्योंकि रिएक्शन में H2 था। ऑक्सीजन का एक एटम कैसे, एक्चुअल में O2 था लेकिन उसको हाफ कर दिया मैंने। O2 का हाफ क्या होगा, दो ऑक्सीजन का हाफ क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा, और जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें वाटर का मॉलिक्यूल मिल रहा है। लेकिन इसी को मैं मास के टर्म में लिखूंगा तो क्या बात बन जाएगी बच्चों, हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास हो जाएगा, अब जानते हैं हाफ O2 का मास हो जाएगा 16 ग्राम, और टोटल मास आएगा 18 ग्राम। तो बच्चों, हमें रिएक्शन देखकर मास नहीं पता चलता। इतना आपको समझना होगा कि जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन से हमें मास हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं समझता। अगर सपोज मुझे मास नहीं पता तो फिर मैं क्या करूंगा, तब हमें नंबर ऑफ एटम्स लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, और हम केमिस्ट्री में नंबर ऑफ एटम्स को ही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही सबसे इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए हमारे पास में मोल कॉन्सेप्ट आया। और अब हम बात करेंगे व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। सो मोल कॉन्सेप्ट, द मोल सिंबल MOL, मोल का सिंबल है मोल। ई हटा देंगे, ई रहेगा तो वो नाम है, ई हट गया तो सिंबल हो गया, ठीक है। जैसे मीटर का M रहता है वैसे। इज द SI यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्वांटिटी, कि मैं कितनी क्वांटिटी में सब्सटेंस ले रहा हूं, वो है मेरा मोल। अब 1 मोल कंटेंस, अब देखो वापस से कि हमें पूछा जाएगा कि 1 मोल मतलब क्या होता है। ये मास नहीं है, ये मोल किसके टर्म में बात कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एंटाइटीज। वो एंटाइटीज एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी ने आपको 1 मोल कहा तो 1 मोल का मतलब क्या होगा बच्चों, कि 1 मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल आएंगे। तो हमारे पास वैल्यू है 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने सारे पार्टिकल आएंगे, इतने सारे पार्टिकल मिल जाएंगे, तब जाकर हमें 1 मोल मिलेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? देखो बच्चा पार्टी, याद करने के लिए हमें 6.022 10⁻23 लिखा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू देखो इतनी बड़ी है, 6.022 14076 10⁻23। अब इतनी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता, ये बहुत ही आगे का डेसिमल पॉइंट्स है। आपको इससे ही हमारा आंसर हमारा बन जाएगा। तो 6.022 10⁻23 पार्टिकल कितने मोल में, 1 मोल में 6.022 10⁻23 पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्वेश्चन है सर आपने बताया 1 मोल मतलब 6.022 10⁻23 पार्टिकल, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बच्चों कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है, क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास पार्टिकल्स है, ठीक है, कंटेनर में मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल है, और ये पार्टिकल की क्वांटिटी, इस पार्टिकल की क्वांटिटी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो 6.022 10⁻23 है। कितनी है? 6.022 10⁻23। जितनी ये वैल्यू, उतनी पार्टिकल्स है मेरे पास में, तो मैं उसी को 1 मोल कहूंगा, ठीक है बच्चों। अगर मेरे बैग में इतने सारे पार्टिकल होंगे तब हम उसे 1 मोल कहेंगे।
ये पार्टिकल्स के टर्म में हुआ, तो ये बेसिक सबसे पहला पॉइंट है। देन इसके आगे दिस फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोगैड्रो कांस्टेंट, तो ये जो वैल्यू है ये एवोगैड्रो कांस्टेंट, इस वैल्यू को हम एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है Na से, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है Na, यू नो कैपिटल N और A स्मॉल में रहेगा। देन व्हेन एक्सप्रेस इन मोल इनवर्स, मतलब Na की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, अगर आपको Na की वैल्यू लिखना है बच्चों, तो Na की वैल्यू आएगी 6.022 10⁻23 मोल इनवर्स। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू देखो, एवोगैड्रो कांस्टेंट Na दैट इज इक्वल्स टू 6.022 10⁻23 मोल इनवर्स, मोल इनवर्स में लिया है, ठीक है बच्चों। देन इट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर, या तो उसको आप एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलो या फिर उसे एवोगैड्रो नंबर बोलो, दोनों बात सेम ही है। सो एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर वाज नेम्ड ऑन द ऑनर ऑफ Italian scientist, that is Amedeo Avogadro. So it was the scientist named Avogadro was the scientist, and उनके नाम पर ये नंबर को भी नाम दिया गया, that is 6.022 10⁻23। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो हमने कहा कि मोल क्या डिफाइन करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफाइन करता है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। Of a system is a measure of number of specified elementary entities। इसका मतलब बच्चों कि अगर मुझे कोई क्वांटिटी मेजर करनी है, मतलब कि एक पैकेट है, इसमें पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स अगर मुझे मेजर करने हैं, तो इन पार्टिकल्स को ये क्या हो सकते हैं बच्चों, दिस आर कॉल्ड एज एंटाइटीज, इसे हम कहते हैं एंटाइटी। अगर अकेला होगा तो एंटाइटी, बहुत सारे हैं तो एंटाइटीज हो गए। अब ये एंटाइटी क्या हो सकते हैं बच्चों, ये एंटाइटी एटम्स हो सकते हैं, या फिर अगर कंपाउंड है तो क्या रहेगा, एटम्स की जगह पे क्या रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा। एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर आयंस भी हो सकता है। एटम, मॉलिक्यूल और आयन कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। एंटाइटी का मतलब जिससे वो बना हुआ है, एंड वी स्टडी दैट कोई भी सब्सटेंस एटम से बनता है। अगर एलिमेंट रहेगा तो एटम से बनेगा, कंपाउंड है तो सेम टाइप के एटम से बन सकता है या मल्टीपल एटम से बन सकता है, ध्यान में आ रहा है। सो दैट पॉइंट इंडिकेट्स कि अगर हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करना है, अमाउंट मतलब उसकी क्वांटिटी को डिफाइन करना है, तो हमें उसके पार्टिकल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। दैट इज वी मेजर द नंबर ऑफ एंटाइटीज, कि कितने नंबर के पार्टिकल है। अगर मैंने बोला मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में कितने पार्टिकल्स है मेरे पास, बस मैं बोल दूंगा मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, तो आप लोग सर कितना है वो तो बताओ पहले, कि मेरा घर चल पाएगा उतना है कि नहीं है। तो हमें क्वांटिटी बतानी पड़ रही, क्या हम पढ़ रहे, दैट इज द क्वांटिटी। एट दिस मोल इज डिफाइनिंग क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि वो सब्सटेंस कितना है वो डिफाइन करता है। एंड फाइनली एलिमेंट्री एंटाइटी में भी क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि एलिमेंट्री एंटाइटी का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस किससे बनता है, और हम जानते हैं सब्सटेंस किससे बनते हैं, एटम से बन सकते हैं, मॉलिक्यूल से बन सकते हैं और आयन से बन सकते हैं। इन तीनों में से किसी से भी बन सकते हैं, और इन तीनों को जब भी हम काउंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोल बनेगा। मोल कब मिलेगा, जब इनकी क्वांटिटी 6.022 10⁻23 हो जाएगी, तब हम उसे बोलेंगे 1 मोल। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम रजिस्टर खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं भैया 1 डजन रजिस्टर चाहिए, 1 डजन। व्हाट इज मीन बाय 1 डजन, 12 रजिस्टर। तो 12 रजिस्टर रहेंगे, उसको हमने डजन बोल दिया। वैसे ही अगर मेरे पास कितने पार्टिकल रहेंगे बच्चों, मेरे पास अगर 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स रहेंगे तो मैं इसे बोलूंगा 1 मोल। मैंने पार्टिकल्स कहा है बच्चों, मैंने एटम्स नहीं कहा। एलिमेंट रहेगा तो एटम्स आएंगे, कंपाउंड रहेगा तो मॉलिक्यूल्स रहेगा, अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयंस रहेंगे।
क्या बात समझ में आ रही? ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? राइट। देन इसी चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अगर हम कहें, द मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स 6.022140076 10⁻23 specified elementary entities. A mole is the chemist counting unit. बच्चों, हम डे टू डे लाइफ में मोल से काउंट नहीं करते। जब भी हम केमिकल रिएक्शन करेंगे या कोई लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या कोई इंडस्ट्री में काम चल रहा होगा, तब हम मोल का यूज करते हैं। हम घर पे मोल का नहीं यूज करते। नहीं तो आप जाओगे सब्जी वाले के पास, भैया आज मेरे को बहुत सारा क्या बनाना है, आलू का पराठा बनाना है, तो मुझे 1 मोल आलू दे दो। 1 मोल आलू वो अपना वजन उठाएगा, जिससे वो वेट करता है तराजू, और आपके सर पे फेंक के मारे, पागल हो गया लड़का, है ना? सो इट इज नॉट अ कॉमन थिंग। मतलब हम मोल को डे टू डे लाइफ में नहीं यूज करते। वी यूज इन द, मतलब केमिस्ट्री के टर्म में, केमिकल्स को काउंट करने के लिए, लेबोरेटरी में काउंट करने के लिए, इंडस्ट्री में काउंट करने के लिए, मतलब केमिस्ट यूज करता है इसको। फाइनली इसका मतलब अगर हमें प्रैक्टिकली यूज करना है, लैब में हमें काउंट करना है, तब हम इसे कैसे काउंट करेंगे? सो मोल कॉन्सेप्ट रिलेशन विथ मास एंड पार्टिकल। एक्चुअली मोल का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि मोल का रिलेशन पार्टिकल्स के साथ है, तो मास के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, मास भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट नहीं कर सकते। देखो, मैं ऐसे काउंट कर सकता हूँ, हाँ आजा 1 ऑक्सीजन का पार्टिकल, 2 ऑक्सीजन का पार्टिकल, 3 ऑक्सीजन का पार्टिकल, मैं गिन सकता हूँ। क्या आप में से किसी में इतनी ताकत है कि आप एक मॉलिक्यूल काउंट कर सकते हो? हम में से किसी में भी इतनी ताकत नहीं। सुपरमैन भी आ जाएगा तो वो भी ये नहीं कर सकता। इसीलिए हमें क्या करना होगा कि मोल को, हमने मोल और पार्टिकल का रिलेशन देखा। 1 मोल मतलब 6.022 पार्टिकल्स, सॉरी 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, एंड उसी को हम मास में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा? सो मास ऑफ 1 मोल, क्या कहा है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। बच्चों, ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी मैं बोलूंगा 1 मोल का मतलब होगा जो भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, उसका ग्राम एटॉमिक मास या फिर उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और बच्चों, मैंने आपको ये ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताया था जब मैंने एटॉमिक मास पढ़ाया। ग्राम एटॉमिक मास मतलब सिर्फ एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिखना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास जो यूनिफाइड मास में आता है उसको सिर्फ ग्राम में लिखना, तब हो जाता है वो ग्राम। सो अगर हम किसी सब्सटेंस का रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में लिखेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी हो जाएगी 1 मोल। क्या हो जाएगी बच्चों? तब जो क्वांटिटी मिलेगी तब वो क्वांटिटी हो जाएगी 1 मोल। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो, कहने का मतलब है कि अगर मैं एटॉमिक मास काउंट करूं, जब भी मैं एटॉमिक मास कहता हूं बच्चों, एटॉमिक मास हम कैसे, किस यूनिट में लिखते हैं? चाहे वो एटॉमिक मास हो चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो, हम उसे लिखते हैं यू में, या फिर उसी को ही हम कहते हैं यूनिफाइड मास। और अगर इसी को मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करता हूं, इसको मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करता हूं, तो इसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। और ये जो ग्राम रहेगा, ग्राम में जो भी वैल्यू आएगी वो रहेगी 1 मोल। तो इसे समझते एग्जाम्पल से, हम एग्जाम्पल से। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1U। याद आ रहा है? एक हाइड्रोजन के एटम का मास है 1U, 1 यूनिफाइड मास या फिर 1 AMU, ठीक है? अगर उसी को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, राइट? जैसे कि ये हो गया 1 ग्राम, 1U को मैंने 1G लिख दिया बस, और कुछ नहीं, ठीक है? और 1U का मतलब, अब देखो मैंने 1U लिखा था, 1U मतलब किसका मास है बच्चों? ये 1U है एक एटम का मास है। किसका है? एक एटम का।
ध्यान में जब भी हम एटॉमिक मास बोलते हैं तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया था सिंपल में कि एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, और अगर मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कितने एटम का मास होगा बच्चों, 1 मोल एटम का मास होगा। कितने, 1 मोल एटम का मास होगा। और 1 मोल एटम्स कितने होते हैं बच्चों, 1 मोल में कितने एटम्स आएंगे, एवोगैड्रो नंबर, कितने, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हम जानते हैं दैट इज 6.022 10⁻23 एटम्स। इसी का मतलब मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास 1U हाइड्रोजन है तो मेरे पास सिर्फ एक एटम है, सिर्फ एक एटम। अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन के एटम आएंगे बच्चों, देखो यहां पर कितने आएंगे। अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो मेरे पास कितने एटम आएंगे, एज 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन है। कितने मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन है। इसी का मतलब पार्टिकल्स कितने रहने वाले, 6.022 10⁻23 एटम्स रहने वाले बच्चों। कितने रहने वाले, 6.022 10⁻23 एटम। तो क्या आपको यहां पे ध्यान में आ रहा है, अगर मेरे पास 1U हाइड्रोजन है तो मेरे पास सिर्फ एक एटम है। कितना एटम है, सिर्फ एक एटम, किसका, हाइड्रोजन का। बात किसकी चल रही है, हाइड्रोजन की। तो अगर मेरे पास 1U हाइड्रोजन है, 1U हाइड्रोजन है तो मेरे पास एक एटम है हाइड्रोजन का, और अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, और 1 मोल हाइड्रोजन में कितने एटम्स आएंगे, 6.022 10⁻23 एटम्स आएंगे हाइड्रोजन की। किसके एटम है बच्चों, ये ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है बच्चों, क्या यहां तक बात समझ में आ रही। इसी चीज को हम यहां पर लिखा गया है दैट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U, ग्राम एटॉमिक मास of hydrogen is 1 gram. 1U hydrogen contains only 1 atom, मतलब एक U में एक एटम रहेगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना एटम रहेंगे, 1 मोल एटम्स रहेंगे, जिसका मतलब 6.022 10⁻23 एटम्स। ठीक है बच्चों, सो till this point we had discussed the basic of mole concept. मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक को हमने समझने की कोशिश की है, और इसी के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द मोर डिटेल्स ऑफ दिस मोल कॉन्सेप्ट, कैसे ये रिलेशन को हम सॉल्व करेंगे या कैसे समझेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने बेसिक देख लिया मोल कॉन्सेप्ट का, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे के रिलेशंस और उसको समझेंगे डिटेल में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।